ये कहानी है शॉन की। शॉन एक नंबर का घटिया, बदसूरत और ओवर कॉन्फिडेंट लड़का था। उसके बाप को सब पागल साइंटिस्ट समझते थे और शॉन खुद भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन वो अचानक से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि उसका बाप असल में एक खून करने वाला था और उसका असली बाप भी नहीं था। उसका असली बाप तो दूध लेने गया था और कभी वापस आया ही नहीं। ये सब शुरू होता है जब हम मिलते हैं शॉन आगा से, जो एक लूजर था और उसे चमकीले पत्थर, जिन्हें क्रिस्टल कहते थे, बहुत पसंद थे। उसे लगता था कि उनके अंदर एक पूरी दूसरी दुनिया है। शॉन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके डैड का बर्थडे था और उसने एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि उसके डैड शायद बिजी होंगे और लेट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो उससे भी बड़े लूजर थे। शॉन के डैड काम पर बहुत बिजी थे और उन्होंने शॉन का कॉल मिस कर दिया। परेशान शॉन ने अपने डैड से मिलने जाने का फैसला किया। वो ट्रेन से अपने डैड की वर्क प्लेस पर गया। वहां पहुंचकर उसे अपने डैड नहीं मिले, लेकिन एक चमकीला नीला क्रिस्टल दिखा। जैसे ही उसने उसे देखा, क्रिस्टल से एक तेज रोशनी निकली और एक अजीब सी नई दुनिया दिखाई। जिज्ञासु शॉन ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल के अंदर खिंच गया। इस नई दुनिया में एमेलियो नाम का एक आदमी अपने सौतेले बाप डेलन नाम के राजा को मारने की कोशिश कर रहा था। एमेलियो अपने असली बाप का बदला लेना चाहता था, जिसे डेलन ने मारा था। लेकिन राजा बहुत ताकतवर था और उसने एमेलियो को आसानी से हरा दिया। डेलन गुस्सा था, लेकिन उसने एमेलियो को मारा नहीं, बस जेल में डाल दिया। जब एमेलियो जेल में था, एक तेज रोशनी दिखी और उसमें से शॉन बाहर आया। शॉन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या लफड़ा हो गया और वो कहां था। एमेलियो शॉन को देखकर हैरान हो गया और उसे छिपने को कहा। गार्ड्स आए और शॉन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाती से एक वॉर प्रेलिक यानी एक खास तलवार बाहर निकली। उसने गार्ड से लड़ाई की और एमेलियो को आजाद कराया। वो दोनों साथ भाग गए। रास्ते में उन्हें राजा का एक डरावना फाइटर मिला। उन्होंने उससे लड़ाई की, लेकिन आखिर में एक नदी में गिर गए। उन्हें लगा कि फाइटर चला गया है, तो वे सीवर में छिप गए। एमेलियो ने शॉन को बताया कि वे एंडोरा नाम की दुनिया में हैं। जब वे सीवर से बाहर आए तो उन्हें एक लड़की इंतजार करती दिखी। उसने एमेलियो को राजकुमार कहा, जिससे शॉन हैरान हो गया। शॉन एमेलियो से पूछता रहा कि उस लड़की ने उसे राजकुमार क्यों कहा और कोई राजकुमार को जेल में क्यों डालेगा, क्या ये सच है। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, उन्होंने एक विशाल चमकीला पत्थर देखा जो सूरज की तरह रोशनी दे रहा था। लड़की ने अपना परिचय एलिशिया के रूप में दिया और उसका पालतू फियन था। दूसरी जगह राजा एमेलियो के नदी में गिरने के बाद चिंतित था, लेकिन उसे लगता था कि एमेलियो अभी भी जिंदा है। उसने लोगों को उसे ढूंढने भेजा। राजा को पता था कि किसी ने एमेलियो की मदद एक खास वॉर प्रेलिक से की थी और उसे लगा कि एमेलियो पास्कल से मिलने गया है, जो उसके लिए एक टीचर जैसा था। इसके बाद अचानक एक बड़ा जंगली सुअर बच्चों पर हमला कर देता है। एमेलियो अपनी वॉर प्रेलिक से उससे लड़ता है। शॉन हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एलिशिया का पालतू भी उसकी वॉर प्रेलिक है और वो एक ड्रैगन है। शॉन को अपने वॉर प्रेलिक का इस्तेमाल करके सुअर को चोट पहुंचानी पड़ती है। फिर शॉन और एलिशिया एक सरप्राइज ट्रैप में फंस जाते हैं। एमेलियो एक ट्रैप का इस्तेमाल करके आखिर में सुअर को हरा देता है। तभी पास्कल आ जाता है, जो एक पागल साइंटिस्ट है। वो कहता है कि उसने वहां ट्रैप लोगों को दूर रखने के लिए लगाए थे, जो कि ओवर एक्टिंग थी। वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि शॉन एंडोरा के ऊपर वाली दुनिया, जिसे सरफेस कहते हैं, से आया है और उसके पास भी एक खास वॉर प्रेलिक है। पास्कल उन्हें अपने घर ले जाता है बात करने के लिए। उन्होंने अजीबोगरीब खाने जैसे मेंढक के साथ एक खास खाना खाया और शॉन ने पास्कल को बताया कि वो इस जगह कैसे आया। पास्कल ने शॉन को अपनी दुनिया का नक्शा दिखाया। उसने कहा कि पृथ्वी खोखली है और वे उसके नीचे रहते हैं। उनके सूरज को एडामस कहते हैं और यहाँ कोई तारे नहीं हैं। जिसने इस जगह को बनाया था, उसने इसे छुपा कर रखा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सरफेस के लोगों के विचार सब कुछ बर्बाद कर दें। एंडोरा के लोगों को ऊपर वाली दुनिया के बारे में पता है क्योंकि उनके पास एक किताब है जो उन्हें उसके बारे में बताती है। बहुत पहले एंडोरा और ऊपर वाली दुनिया के लोग एक दूसरे से मिल सकते थे। पास्कल भी वहां जा चुका है। वो कहता है कि बेबीलोन नाम का एक खास शहर था जो दोनों दुनियाओं के बीच एक दरवाजे जैसा था, लेकिन बेबीलोन और एंडोरा एक बड़े एक्सीडेंट में तबाह हो गए, इसलिए लोग अब दुनियाओं के बीच नहीं जा सकते। डेलन ने बेबीलोन को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा नहीं कर सका। पास्कल सोचता है कि वो बाद में इसे पूरा कर सकता है। फिर पास्कल कहता है कि वो शॉन का वॉर प्रेलिक देखना चाहता है। शॉन उसे दिखाता है। पास्कल बताता है कि एंडोरा में हर कोई इस तरह का हथियार नहीं बना सकता। इसके लिए खास वॉर पार्टिकल्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ एंडोरा में मौजूद हैं। आप इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, लेकिन वे चीजों को शक्ति देते हैं, जैसे एटम्स। फिर शॉन कहता है कि वो बेबीलोन जाना चाहता है, भले ही वो पूरा नहीं हुआ है। पास्कल और बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत दूर है, लेकिन शॉन फिर भी जाना चाहता है क्योंकि वो अक्ल से पैदल है। पास्कल कहता है कि उसे पता था कि बेबीलोन को कैसे ठीक करना है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लोग दुनियाओं के बीच जाएं, इसलिए उसने उस पर काम करना बंद कर दिया। राजा ने दूसरे लोगों को उसे ठीक करने की कोशिश जारी रखने को कहा। अचानक उन्हें राजा के महल से गार्ड्स दिखते हैं। पास्कल कहता है कि वे गार्ड्स से लड़ नहीं सकते और उन्हें निकलना होगा। वे पास्कल द्वारा बनाए गए एक खास प्लेन में भाग निकलते हैं। अब वे किसी और सुरक्षित जगह जा रहे हैं, लेकिन शॉन अभी भी जिद कर रहा है कि वो बेबीलोन जाना चाहता है। वे तेजी से जंगल के एक अलग हिस्से में पहुंचते हैं और पास्कल विमान से एक ऊबड़-खाबड़ लैंडिंग करता है। थोड़ी देर चट्टानों के आसपास चलने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जिसे पास्कल ने पहले ही सेट कर रखा है। एमेलियो छोटे से कमरे में चारों ओर देखता है और पास्कल के पास भी अपने जैसी एक खास चाकू देखता है।
राजा ने उन दोनों को एक ही चाकू दिया था। बाद में उस रात एमिलियो और पास्कल बाहर बात करने और ताजी हवा लेने जाते हैं। पास्कल जानना चाहता है कि एमिलियो शॉन से कैसे मिला। एमिलियो कहता है कि जब वो अपनी जेल में था तो शॉन बस एक तेज रोशनी में अचानक से आ गया। बाहर पास्कल बताता है कि वो बेबीलोन को फिर से क्यों नहीं बनाना चाहता। उसने पुरानी किताबें पढ़ी हैं जो कहती हैं कि उन्हें सरफेस के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसे लगता है कि अगर लोग दोनों दुनियाओं के बीच जा सकें तो एंडोरा मुश्किल में पड़ सकता है। उनके सरफेस के लोगों के बारे में भी अलग अलग विचार हैं। पास्कल सोचता है कि दोनों दुनियाओं को अलग रहना चाहिए। वे इस बारे में भी बात करते हैं कि राजा ने एमिलियो को कैसे पाला। एमिलियो का बाप डेलन है, लेकिन एमिलियो उसे बाप नहीं मानता। पास्कल फिर कहता है कि वो शॉन को सरफेस पर वापस भेजना चाहता है और फिर बेबीलोन को पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। उसे पता है कि राजा भी वहां जा रहा है, इसलिए वो पहले वहां पहुंचना चाहता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि पास्कल और एमिलियो अतीत में कैसे मिले थे। युवा एमिलियो को जब पता चलता है कि राजा ने उसके बाप को मार डाला था तो वो बदल जाता है और हर समय लड़ाई का अभ्यास करने लगता है। पास्कल उसके पास आता है और कहता है कि वो एमिलियो का टीचर बनेगा। एमिलियो अपने टेस्ट देखने के बाद पास्कल को पसंद करता है और उसे सीखना शुरू कर देता है। फिर राजा पास्कल को आश्चर्यजनक रूप से राज्य से निर्वासित कर देता है। इससे एमिलियो राजा पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आज की तारीख में डेलन ने पास्कल और एमिलियो को ढूंढने का काम जैंस को दिया है। वो उन्हें पास्कल पर नजर रखने और उसे पकड़ने की कोशिश करने को कहता है। इसके बाद पास्कल को रॉयल आर्काइव्स में कुछ जरूरी चीज ढूंढने के लिए गुफा से बाहर जाना पड़ता है। वो तीनों को कहता है कि जब तक वो दूर है अलर्ट रहें। एलिशिया के भी पेशाब करने के लिए गुफा छोड़ने के बाद एमिलियो और शॉन ही बचते हैं। एमिलियो शॉन को बताता है कि वो डेलन को हराने में शॉन की मदद चाहता है। बदले में एमिलियो शॉन को घर वापस जाने में मदद करेगा। डेलन बेबीलोन जा रहा है और अगर वो पहले वहां पहुंच गया तो बुरा होगा। उन्हें डेलन को बेबीलोन पहुंचने से पहले रोकना होगा। एमिलियो के पास एक प्लान है, लेकिन उसे शॉन की मदद चाहिए। शॉन इसके बारे में सोचता है और मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वो एमिलियो से पूछता है कि वे कब शुरू करेंगे। एमिलियो कहता है कि वे उसी रात निकलेंगे। जब एलिसिया सो रही होती है तो वो लोग एलिसिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो सब नखरेबाज हैं। इसलिए वो उसे गुफा में ही छोड़ देंगे। तभी एलिसिया वापस आ जाती है और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर देर रात को एमिलियो और शॉन चुपचाप निकल जाते हैं। जब वो आसपास देख रहे होते हैं तो तलवार लिए कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। ये लोग खुद को इग्नोट्स कहते हैं और कहते हैं कि ये जगह उनकी है। शाही परिवार के लोगों को अपनी जमीन पर देखकर वो हैरान हो जाते हैं। एमिलियो इग्नोट्स को बताता है कि वो उनके बॉस से बात करना चाहता है। उनका नेता डेमेट्रियो आगे आता है और एमिलियो से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। एमिलियो कहता है कि उसे राजा से लड़ने के लिए इग्नोट्स की मदद चाहिए। वो जानता है कि इग्नोट्स बहुत ताकतवर हैं, लगभग जियांस जितने ही। डेमेट्रियो के दोस्त सोचते हैं कि एमिलियो बेकार है और उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन डेमेट्रियो पहले एमिलियो की बात सुनना चाहता है। डेमेट्रियो एमिलियो से पूछता है कि राजा को मारने के बाद वो क्या करेगा। एमिलियो एक पल के लिए रुकता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं, वो बस राजा को मारना चाहता है, भले ही इसमें उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। डेमेट्रियो इस जवाब से खुश नहीं होता और एमिलियो को डांटता है। एमिलियो को गुस्सा आता है और वो अपना ताबीज इस्तेमाल करता है। डेमेट्रियो उसे एक सामान्य चाकू से आसानी से हरा देता है। डेमेट्रियो कहता है कि ताबीज होने से तुम ताकतवर नहीं बन जाते। वो ये भी कहता है कि बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना एमिलियो की बेवकूफी है। एमिलियो आखिरकार समझ जाता है कि डेमेट्रियो का क्या मतलब है। डेमेट्रियो चाहता है कि राजा को मारने के बाद एमिलियो नेता बने। एमिलियो को यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन शॉन डेमेट्रियो को बताता है कि एमिलियो अपनी पूरी कोशिश करेगा। डेमेट्रियो एमिलियो को अपने साथ शामिल होने की इजाजत देता है। इसी बीच पास्कल अपने एक पुराने दोस्त ओहो से बात करता हुआ दिखता है। वो दोनों राजा के महल में एक साथ काम करते थे। ओहो पास्कल को बताता है कि एमिलियो ने भागने से पहले राजा को मारने की कोशिश की थी। पास्कल हैरान है क्योंकि उसे ये बात पहले कभी नहीं पता थी। बाद में एमिलियो और शॉन इग्नोट्स के कैंप में जाते हैं। उन्हें काम के लिए तैयार होने को कहा जाता है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें नदी के किनारे कपड़े धोने होंगे। इस तरह से समूह पैसा कमाता है। जब वो नदी पर पहुंचते हैं तो शॉन को पता चलता है कि डेमेट्रियो को पता है कि वो अंडरग्राउंड दुनिया से नहीं है। डेमेट्रियो को परवाह नहीं, क्योंकि वहां अलग अलग जगहों के लोग एक साथ रहते हैं। इग्नोट्स के एक बंदे का नाम अलुया है, जो लड़की जैसा दिखता है। शॉन को लगता है कि अलुया दूसरों जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन समूह के लिए महत्वपूर्ण है। तभी अलुया अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब अलुया होश में आता है तो शॉन को पता चलता है कि वो एक लड़का है जो भविष्य में होने वाली चीजें देख सकता है। अलुया कहता है कि जब वो गिरा था तो उसने शॉन को घर पर देखा था। शॉन बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि वो घर वापस जाएगा। वो अलुया से और कुछ नहीं पूछता। इसी बीच पास्कल गुफा में लौटता है और उसे पता चलता है कि लड़के गायब हैं। वो जानता है कि वो बाबुल गए हैं। वो एलिसिया को तैयार होने के लिए कहता है ताकि वो उनका पीछा कर सके। वो अपने हवाई जहाज का इस्तेमाल करके लड़कों को ढूंढते हैं। उस रात शॉन और एमिलियो में बहस होती है। एमिलियो शॉन पर गुस्सा होता है कि उसने इग्नोट्स पर भरोसा किया। शॉन बस घर वापस जाना चाहता है और अपनी माँ का खाना खाना चाहता है। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेमेट्रियो उन्हें लड़ते हुए देखता है, लेकिन उन्हें नहीं रोकता। वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि वो दोनों सो नहीं जाते। थोड़ी देर बाद डेमेट्रियो अपने दोस्तों से शॉन और एमिलियो पर पानी डालने को कहता है ताकि वो जाग जाए। फिर वो सब बैठकर अपनी अगली योजना बनाते हैं। बात खत्म होने से पहले
शॉन डेमेट्रियो को बताता है कि राजा भी बाबुल जा रहा है। उसके बाद लुइस शॉन और एमिलियो को अपने साथ आने के लिए कहती है ताकि वो उनकी चोटों को ठीक कर सके। वो उन्हें एक तंबू में ले जाती है और उन्हें अंदर इंतजार करने को कहती है। शॉन और एमिलियो के लिए अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें लुइस की बात माननी पड़ती है। जल्द ही लुइस अपनी जरूरत का सामान लेकर वापस आती है। जब वो अंदर आती है तो एमिलियो उससे पूछता है कि क्या डेमेट्रियो सच में जैन्स के साथ काम करना चाहता है। लुइस कहती है कि जैन्स हमेशा से बुरे नहीं थे। एंडोरा में दो तरह के लोग हैं, एंड्रास और जैन्स। एंड्रास वो लोग हैं जो इंसानों और एक दूसरे तरह के प्राणी अनीडा से पैदा हुए हैं। जैन्स अनीडा और जानवरों से पैदा हुए हैं। बहुत पहले एंड्रास और जैन्स दोस्त थे और खुशी से एक साथ रहते थे, लेकिन फिर एंड्रास ने जैन्स के प्रति बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जैन्स अब गुस्से में हैं। उनके साथ लंबे समय से बुरा व्यवहार किया गया है और डेमेट्रियो को लगता है कि जैन्स उनकी मदद कर सकते हैं। लुइस ये भी कहती है कि वो आधी जियान है। वो डेमेट्रियो और एक जियान दोस्त की कहानी सुनाती है। डेमेट्रियो एक अमीर परिवार से आता है और बचपन में हमेशा मजे करता था। एक बार डेमेट्रियो जंगल में चल रहा था। वो खो गया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक जियान बच्चे से हुई। डरने के बावजूद उस छोटे जियान ने दोस्ती की पेशकश की और उसे जंगल से उसके घर तक ले गया। जियान लड़के ने अपना नाम लुसियो बताया और डेमेट्रियो को मिलने आने को कहा। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। जब वो 15 साल के थे तो वो गली में चल रहे थे जब उन्होंने एक आदमी को एक जान के साथ दुर्व्यवहार करते देखा। लुसियो ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। लुसियो अपनी चोटों से मर गया। तब से डेमेट्रियो ने अपने दोस्त का सम्मान करने के लिए मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत की है। कहानी वर्तमान में वापस आती है जहां शॉन अलुया से कुछ समय मांगता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या अलुया सच में भविष्य देख सकता है। अलुया शॉन की चाल पकड़ लेता है और उसे वापस बेवकूफ बनाने का फैसला करता है। वो शॉन को जंगल में एक खास चिड़िया ढूंढने भेजता है, लेकिन डेल जॉन के लिए काम करने वाले जुआन पहले से ही वहां हैं। शॉन जल्दी ही जान से घिर जाता है। डेमेट्रियो आता है और जुआन नेता से लड़ता है। एमिलियो शॉन की मदद करने आ रहा है, लेकिन सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लड़ाई के दौरान शॉन का ताबीज और शक्तिशाली हो जाता है और वो जुआन को बुरी तरह घायल करने में सक्षम हो जाता है। वो भाग जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो एमिलियो और शॉन के खिलाफ नहीं जीत सकता। डेमेट्रियो अभी भी जुआन नेता से लड़ रहा है और उसे अपनी तरफ शामिल होने की कोशिश करता है। जब वो लड़ते हैं तो शॉन और एमिलियो दूर एक तेज रोशनी देखते हैं। एक तेज धमाके के बाद तेज रोशनी चमकती है। ये डेमेट्रियो और उसके दोस्तों को भागने का मौका देता है। जल्द ही शॉन और एमिलियो पास्कल और एलिसिया से मिलते हैं। एमिलियो उन्हें एक साथ देखकर हैरान है। डेमेट्रियो और उसके दोस्त समूह में शामिल हो जाते हैं। पास्कल और डेमेट्रियो दोनों जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग कौन हैं। डेमेट्रियो कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि उनके दुश्मन उन्हें पकड़ सकते हैं। वो और उसके दोस्त चले जाते हैं। एमिलियो, पास्कल और शॉन अकेले बात करने का फैसला करते हैं। पास्कल एमिलियो पर गुस्सा है कि वो अपने पिता को चोट पहुंचाने के लिए विद्रोहियों के साथ काम कर रहा है। वो एमिलियो से कहता है कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि उसके पिता ने सच में उसके असली पिता को मारा था, इससे पहले कि वो गुस्सा हो। पास्कल चाहता है कि एमिलियो पहले सच्चाई का पता लगाए। एलिसिया भी शॉन से नाराज है कि उसने एमिलियो को विद्रोहियों में शामिल होने दिया। शॉन डेमेट्रियो और इग्नोट्स के बारे में अच्छी बातें कहने की कोशिश करता है। हमें एलिसिया और एमिलियो की बचपन की एक याद दिखती है। एलिसिया को महल में एमिलियो से मिलने जाना पसंद था क्योंकि वो बाहर खेलने से थक गई थी, लेकिन एमिलियो धीरे धीरे ठंडा और दूर होता गया। अब डेमेट्रियो और उसके दोस्त एक मीटिंग की जगह पर हैं। डेमेट्रियो शॉन और एमिलियो को अपने साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मदद कर सकते हैं। बाद में शॉन डेमेट्रियो को बताता है कि एमिलियो और पास्कल लड़ रहे हैं और एलिसिया भी बहुत गुस्सा है। डेमेट्रियो शॉन को बाबुल का नक्शा दिखाता है। शॉन को खतरे की परवाह नहीं है, वो बस सतह पर वापस जाना चाहता है। इग्नोट्स ने भी बाबुल जाने का मन बना लिया है क्योंकि राजा भी वहीं जा रहा है। वो जानते हैं कि राजा महल में ज्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए बाबुल ही उसे रोकने का उनका सबसे अच्छा मौका है। बाद में अल और पास्कल समूह में शामिल हो जाते हैं। पास्कल जल्दी ही सबके साथ दोस्त बन जाता है और उन्हें अपनी बनाई हुई बहुत सी शानदार चीजें दिखाता है, जैसे कि एक फ्लेम थ्रोवर। लुइस खुश है कि एलिसिया यहाँ है क्योंकि वो अकेली लड़की नहीं होगी। शॉन, एमिलियो और फेलिक्स अपनी यात्रा के लिए चीजें तैयार करने जा रहे हैं। जब शॉन फेलिक्स से पूछता है कि वो राजा को क्यों हराना चाहते हैं, तो फेलिक्स कहता है कि चीजें ठीक नहीं हैं। अमीर लोग गरीब लोगों पर रौब झाड़ते हैं और केवल गरीब लोग ही इसे सच में समझते हैं। डेमेट्रियो ही एकमात्र ऐसा है जो चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फेलिक्स उसकी मदद करना चाहता है। फिर डेमेट्रियो पास्कल से बात करता है और पूछता है कि राजा क्या योजना बना रहा है। पास्कल कहता है कि वो नहीं जानता कि राजा क्या सोच रहा है। एमिलियो को भी नहीं पता क्योंकि राजा कभी किसी को अपनी योजनाएं नहीं बताता। अगले दिन डेमेट्रियो सबको अपनी यात्रा के लिए तैयार होने के लिए इकट्ठा करता है। शॉन सच में घर वापस जाना चाहता है और ऐसा करने के लिए कुछ भी करेगा। समूह आखिरकार कुछ यात्रा के बाद एक महासागर तक पहुंचता है और शॉन बहुत उत्साहित है, लेकिन पास्कल उन्हें बताता है कि यह वास्तव में एक बड़ी नहर है और उन्हें जैन्स के पास जाने के लिए इसे पार करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि वो जैन्स से बात करेंगे और उन्हें उनकी मदद करने के लिए मना लेंगे। अभी वो एक बड़े शहर में है जिसका नाम ऑस है, जिसमें एक बड़ा बंदरगाह है। वो रात के लिए एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं इससे पहले कि वो आगे बढ़ें। एलिसिया खरीदारी करने जाना चाहती है और पास्कल के लिए कुछ चीजें लेना चाहती है। जब वो निकलते हैं तो वो डेमेट्रियो और उसके दोस्तों को देखते हैं।
डिमेट्रियो शॉन को यह छिपाने के लिए कहता है कि वो सतह से है। वो शॉन की शर्ट के लिए एक कवर बनाता है और उसे एक भेज कहता है। शॉन को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है और वो सब अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। जब वो चीजें खरीद रहे होते हैं तो शॉन के पास केवल 500 येन होते हैं जो एंडोरा में काम नहीं करते। एलिसिया शॉन को वो खरीदने के लिए पैसे देती है जो वो चाहता है। जब वो आसपास देख रहे होते हैं तो एक लड़का एमिलियो का चाकू चुरा लेता है और भाग जाता है। एमिलियो उसे पकड़ लेता है, लेकिन पता चलता है कि लड़का अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल करने की कोशिश कर रहा है। शॉन और एलिसिया उन्हें खाना देते हैं। एलिसिया कहती है कि लड़के ने चोरी की तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना मदद के लोगों के लिए जीवन मुश्किल है। शॉन बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलता है। एलिसिया को शॉन कितना खुश है ये पसंद आता है और वो सोचती है कि क्या सतह से हर कोई उसके जैसा है। अपने रास्ते में एक लड़की उन पर हमला करती है। वो अपने ताबीज का इस्तेमाल धमाके करने के लिए करती है और एमिलियो को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। वो एक रोबोट की तरह राजकुमार को मार डालो कहती रहती है। तभी डेमेट्रियो और अलुया उनकी मदद करने आते हैं। डेमेट्रियो लड़की को बिना चोट पहुंचाए पकड़ लेता है। अलुया कहता है कि वो एक हत्यारी है। वो बताता है कि ज्यादातर हत्यारे वो बच्चे होते हैं जिन्हें छोटे होने पर ले जाया गया था और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया था। इन बच्चों को मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उनमें कोई भावना नहीं होती। इस तरह लोग उन्हें नियंत्रित रखते हैं। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका निशाना मर न जाए। यहाँ एमिलियो लड़की का निशाना है, कोई ऐसा जो शाही परिवार से नफरत करता है। अलुया कहता है कि हत्यारे हमेशा एक कॉलर पहनते हैं। डिमेट्रियो इसे खत्म करने का फैसला करता है और कॉलर तोड़ देता है। लड़की अब आजाद है। डिमेट्रियो उसे अपना पुराना जीवन भूल जाने और उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो बदलाव कर सकती है और उसे अपना मौका बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो उसे एक गुड़िया देता है जैसे घर पर दूसरे बच्चों के पास होती है। डिमेट्रियो लड़की को सबसे मिलवाता है। वो कहती है कि उसका नाम मिशा है। डिमेट्रियो उसे इग्नोर्ड परिवार का हिस्सा बनाता है। अगले दिन पास्कल हमेशा की तरह शाही प्रयोगशाला में कुछ खत्म करने के लिए अकेले जाता है, जबकि दूसरे समुद्र में जाते हैं। वो उस जहाज तक पहुंचते हैं जिसका इस्तेमाल वो यात्रा करने के लिए करेंगे। ये पुराना और डगमगाता हुआ है। सब लोग जहाज पर चढ़ जाते हैं और जहाज चलने लगता है। बाद में वो एमिलियो को ढूंढ नहीं पाते। एमिलियो डिमेट्रियो के साथ है। एमिलियो डिमेट्रियो से पूछता है कि क्या वो ज़ायंस को समझ सकता है। डिमेट्रियो हाँ कहता है, लेकिन बताता है कि सभी ज़ायंस बुरे नहीं होते, कुछ अलग होते हैं। वो एमिलियो को बताता है कि जिस द्वीप पर वो जा रहे हैं वो ज़ायंस से भरा है। तभी एक बड़ा तूफान आता है। जहाज बहुत हिलता है। शॉन और एमिलियो एक दूसरे की मदद करने के बजाय बहस करते हैं। फेलिक्स उन्हें पानी में गिरने से बचाता है। वो द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन जहाज टूट गया है। डिमेट्रियो कहता है कि वो ज़ायंस की मदद के बिना वापस नहीं जा सकते। अचानक एक तीर उड़ता हुआ आता है। वो अचानक ज़ायंस से घिर जाते हैं। डिमेट्रियो उनके नेता से बात करना चाहता है। ज़ायंस उन्हें बांध देते हैं। उनका नेता देखता है कि डिमेट्रियो डरा हुआ नहीं है। वो डिमेट्रियो से पूछता है कि वो क्या चाहता है। डिमेट्रियो कहता है कि उन्हें राजा से लड़ने के लिए ज़ायंस की जरूरत है। नेता पूछता है कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। डिमेट्रियो कहता है कि वो आजाद और सुरक्षित रहेंगे। नेता कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन डिमेट्रियो को मरना होगा। डिमेट्रियो के दोस्त उसे मरने नहीं देना चाहते और इस बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन डिमेट्रियो को परवाह नहीं है जब तक उसके दोस्त सुरक्षित हैं। नेता कहता है कि अगर डिमेट्रियो मर जाता है तो वो डिमेट्रियो के समूह की मदद करेगा। इसलिए डिमेट्रियो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें उसे मारने दें। वो डिमेट्रियो को मारने ही वाले होते हैं जब लुइस उन्हें रोकती है और कहती है कि वो डिमेट्रियो को मरते हुए नहीं देख सकती। फिर कई इग्नोर्ड्स कहते हैं कि वो डिमेट्रियो के बजाय मरेंगे। इससे पहले कि उन्हें पता चले वो बहुत शोर कर रहे हैं। नेता गुस्सा होता है और उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है। वो डिमेट्रियो को अपने साथ अकेले बात करने के लिए कहता है। नेता का नाम ग्रो है। ग्रो आखिरकार कहता है कि वो डिमेट्रियो के समूह की मदद करेगा। वो जानना चाहता है कि क्या वो राजा की सेना से लड़ेंगे, लेकिन डिमेट्रियो नहीं कहता। डिमेट्रियो बस नेता की मदद चाहता है ताकि वो मजबूत दिखे। वो चाहता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ग्रो पूछता है कि क्या डिमेट्रियो सब कुछ खत्म होने के बाद नेता बनना चाहता है, लेकिन डिमेट्रियो नहीं कहता। वो किसी और को नेता चुनेगा। ग्रो को डिमेट्रियो के जवाब पसंद आते हैं और अब वो उस पर विश्वास करता है। अगला दिन ग्रेदो ने दल को एक नई नाव और जरूरत का सारा सामान दिया। उसने उन्हें जरूरत पड़ने पर मदद के लिए एक खास सीटी भी दी। दल एक दूसरे शहर के लिए रवाना हुआ, जहां से उनकी अगली यात्रा एक बर्फीले पहाड़ पर होने वाली थी। अगली सुबह दल ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया और उन्हें रुकना पड़ा। दल ने तूफान से बचने के लिए एक कैंप लगाया। एमिलियो और शॉन एक ही टेंट में थे। शॉन ने एमिलियो से पूछा कि वह डेल्जन को राजा बनने से क्यों रोकना चाहता है। एमिलियो ने कहा कि डेल्जन ने उसके असली पिता को खुद राजा बनने के लिए मार डाला था। उसने शॉन से पूछा कि शॉन क्या करता। शॉन ने कहा कि वह भी गुस्सा होता, लेकिन अपनी मां की वजह से बदले की भावना भूल जाता। शॉन कहता है कि एमिलियो के पास एलिसिया और पास्कल हैं जो उसके लिए कुछ भी करेंगे। शॉन की बात सुनने के बाद एमिलियो चुप हो गया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन दल बर्फीले रास्ते पर चलता रहा। उन्हें बर्फ में बड़े पैरों के निशान दिखे और शॉन ने सोचा कि वे किसके हैं। डिमेट्रियो ने कहा कि पैरों के निशान एक ड्रैगन के हैं। शॉन हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एंडोरा में ड्रैगन रहते हैं। तभी अलुया के नीचे की जमीन टूट गई और वह एक गुफा में गिर गया। डिमेट्रियो और बाकी लोग अलुया को ढूंढने गुफा में गए। फियान ने उन्हें अलुया को ढूंढने में मदद की।
क्योंकि यह अपनी वॉर्प रेल्स को महसूस करके लोगों को ढूंढ सकता है। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपनी तरफ आता हुआ दिखा। डेमेट्रियो ने भागने का सुझाव दिया और वे गुफा से निकलने लगे, लेकिन तभी एक और डरावना ड्रैगन आ गया। अचानक फयान सबकी रक्षा के लिए एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। एलिसिया, एमिलियो और शॉन को अजीबोगरीब चीजें होती हुई दिखी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। फयान एलिसिया के सामने खड़ा हो गया और बात करने लगा, जिससे वह सच में हैरान थी। फयान ने कहा कि वह वास्तव में एलिसिया का पिता है। उसने उसे बताया कि वह पहले एक शिकारी हुआ करता था, लेकिन एलिसिया की मां के साथ रहने के लिए उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन डाकुओं ने उसे मार डाला, इसलिए वह उनका शिकार करने के लिए घर छोड़ गया। लड़ते हुए उसकी वॉर्प रेल्स विकसित हो गई और उसे अपने अंदर खींच लिया। तब से वह फंसा हुआ है। अब वह एक जीवित ड्रैगन रेल्स जैसा है। फयान ने कहा कि वह हमेशा एलिसिया के साथ है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। एलिसिया रोने लगी। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अलुया ने समझाया कि ड्रैगन बस अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि वह समूह बुरे लोग हैं जिन्होंने ड्रैगनों को चोट पहुंचाई थी। दल को अभी बहुत दूर जाना था, इसलिए उदार ड्रैगनों ने उन्हें सवारी देने की पेशकश की। ड्रैगन उन्हें थोड़ी देर तक ले गए और फिर अपने घर वापस जाने के लिए निकल गए। यह बहुत अच्छा होता अगर ड्रैगन उन्हें बाबुल तक ले जा सकते, लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने घर के पास रहना पड़ता है। उन्हें तो शिकारियों का भी डर है। नक्शे को देखकर दल ने देखा कि वे अब बाबुल के पहले से ज्यादा करीब हैं। अचानक अलुया बेहोश हो गया और सब डर गए। जब वह उठा तो उसने कहा कि उसे सोते समय कुछ अजीब दिखा। उसने एंडोरा को नष्ट होते देखा। उसने उन्हें बताया कि एंडोरा बड़ी मुसीबत में है। राजा के स्थान पर एक वैज्ञानिक राजा को बताता है कि वह बाबुल का निर्माण लगभग पूरा कर चुका है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो डेल्जन के लिए काम करने वाले जियान आ जाते हैं। ये जियान एमिलियो और उसके दोस्तों पर नजर रख रहे थे। वे राजा को बताते हैं कि ग्रो डेमेट्रियो के साथ काम कर रहा है। राजा अबला पर चोट का निशान देखता है, एक जवान जिसने एमिलियो और शॉन से लड़ाई की थी। राजा गुस्से में है क्योंकि अबला को केवल देखना था, लड़ना नहीं था। शाही अभिलेखागार में कहीं और पास्कल पुराने कागज देख रहा है। उसे पता चला कि राजा ने बाबुल के बारे में लगभग सब कुछ हटा दिया है। ऐसा लगता है कि राजा कुछ बहुत बुरा छिपा रहा है। पास्कल शॉन को सतह पर वापस भेजने से पहले बाबुल के बारे में और जानना चाहता है। जोसेफ एक अति उत्साही नया वैज्ञानिक है जो पास्कल के साथ काम कर रहा है। वह कहता है कि उन्हें कल वॉर्प पार्टिकल्स नामक किसी चीज के बारे में और पता चलेगा। पास्कल चिंतित है क्योंकि ये कण एंडोरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे कम होते जा रहे हैं। यदि सभी कण चले गए तो राज्य के लिए वास्तव में बुरा होगा। अगले दिन शॉन उठता है और उसे पता चलता है कि डेमेट्रियो का एक मेहमान है जिसका नाम राल्फ है। वह डेमेट्रियो को बताता है कि अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग उनकी तरफ जुड़ रहे हैं। डेमेट्रियो को कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें मदद के लिए बुलाए। उसके बाद एमिलियो और शॉन फिर से लड़ने लगते हैं। एमिलियो अभी भी अपने पिता को मारना चाहता है, लेकिन शॉन नहीं चाहता कि वह ऐसा करे। शॉन चाहता है कि एमिलियो बदले की भावना भूल जाए और जो हुआ उसे स्वीकार कर ले। एमिलियो सुनना नहीं चाहता। शॉन एमिलियो को बताता है कि एलिसिया के पिता के साथ क्या हुआ था। वह इतना गुस्सा हो सकता था कि हमेशा के लिए एक अजीब जगह में फंस जाता, ठीक एलिसिया के पिता की तरह। एमिलियो को परवाह नहीं और वह बहस करता रहता है। शॉन को सच में गुस्सा आता है और वह एमिलियो के चेहरे पर मारता है, लेकिन एमिलियो वापस नहीं लड़ता। शॉन एमिलियो पर चिल्लाता है कि उसे भी एमिलियो की समस्याओं की परवाह है। शॉन गुस्सा है और चला जाता है। जाने से पहले वह कहता है कि वह हमेशा एमिलियो की समस्याओं के बारे में सोचता है। लैब में वापस पास्कल और जोसेफ को पता चला कि वॉर्प पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ था। उन्हें पता चला कि राजा के पदभार संभालने के बाद से कण कम होते जा रहे हैं। पास्कल को राजा से पहले बाबुल जाना होगा। जोसेफ पास्कल को बताता है कि उसने एक खास कार बनाई है जो उड़ सकती है। वे दोनों कार में बैठते हैं और बाबुल के लिए उड़ जाते हैं। ठीक उसी समय हमारा दल आखिरकार बाबुल पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजा पहले से ही वहां है और सतह तक एक रास्ता खोलने की तैयारी कर रहा है। बाबुल में 4 दरवाजे हैं, लेकिन केवल एक ही बाबुल तक जाता है। जिया सही दरवाजा ढूंढने के लिए अपना नक्शा देखता है। वह समूह को बताता है कि यह दरवाजा उन्हें सीधा बाबुल तक ले जाएगा, लेकिन एक समस्या है। उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए एक बहुत ऊंची दीवार पर चढ़ना होगा। वे जल्दी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। एमिलियो लगभग गिर जाता है, लेकिन शॉन उसकी मदद करता है। आखिरकार वे ऊपर पहुंचते हैं। केवल एक भूल भुलैया पाते हैं। जैसे ही वे भूल भुलैया में जाने वाले होते हैं, डेमेट्रियो एमिलियो को बताता है कि वह राजा को मारना नहीं चाहता। इसके बजाय वह उसे शांतिपूर्वक पदच्युत करना चाहता है। वह एमिलियो से पूछता है कि वह राजा को इतनी बुरी तरह क्यों मारना चाहता है। एमिलियो कहता है कि राजा ने उसके पिता को मार डाला। डेमेट्रियो कहता है कि उसे भी बदला चाहिए था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। वह सोचता है कि लड़ाई को नहीं रोक सकती। वह एमिलियो से कहता है कि राजा को चोट पहुंचाने से पहले उसके आदेशों का इंतजार करे। अचानक उन्हें अपने सामने ट्रुकलेंट दिखते हैं, जो डेल्जन के लिए काम करने वाले जियान हैं, और उन्हें एहसास होता है कि वे मुसीबत में हैं। ट्रुकलेंट का नेता अपना परिचय गोरो के रूप में देता है और कहता है कि उसे डेमेट्रियो से समस्या है। बाकी के बुरे लोग डेमेट्रियो के दोस्तों से लड़ते हैं। अबालो एमिलियो और शॉन से सच में लड़ना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। जब सब लड़ रहे होते हैं तो फेलिक्स अपनी लड़ाई जीत जाता है। कोरो डेमेट्रियो से हार रहा है, इसलिए वह जल्दी से भाग जाता है और छिप जाता है। एमिलियो इस मौके को देखता है और बबल गेट से भाग जाता है। शॉन और एलिसिया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। इलिया अबला को उनका पीछा करने से रोकता है। फिर लुइस इलिया का जादू रोक देती है ताकि अबला जा सके।
अलुया हैरान है और जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है। पता चला कि लुइस ट्रूकुलेंट के साथ काम कर रही है। वह कहती है कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया क्योंकि उसका पिता जान से है और उसकी माँ एंडोरा से है। वह लंबे समय से गुस्से में थी। वह सुरक्षित रहने के लिए डेमेट्रियो के समूह में शामिल हुई थी, लेकिन वास्तव में वह डायरो की मदद कर रही थी। वह इलिया को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेमेट्रियो आता है। भाई, उसको पता है कि लुइस धोखेबाज है, पर वो उससे बहुत संभल कर लड़ता है। शॉन और एलिसिया अभी भी एमिलियो को पकड़ने की कोशिश में है ताकि वो अपने डैड को चोट न पहुंचाए। उसके बाद एमिलियो को आखिरकार डेलन मिल जाता है, जो ऊपर जाने का इंतजार कर रहा होता है। एमिलियो अपनी वॉर प्रेलिक निकालता है और कहता है कि वो सब खत्म करने के लिए तैयार है। किंग एमिलियो से पूछता है कि उसे मारने के बाद वो क्या करेगा। किंग कहता है कि एंडोरा को एक लीडर चाहिए, इसलिए एमिलियो के पास कोई प्लान तो होना ही चाहिए। उसी टाइम लुइस अभी भी डेमेट्रियो से लड़ रही है। फेलिक्स और मिशा भी अबेला से लड़ रहे हैं। जब लुइस और डेमेट्रियो लड़ रहे होते हैं तो एलुआ मदद करना चाहता है, लेकिन डेमेट्रियो उसे रोक देता है। वो लुइस से अकेले बात करना चाहता है। डेमेट्रियो लुइस से कहता है कि वो खुद को बेवकूफ बना रही है। उसने सुना था कि लुइस ने कहा था कि वो पैसे के लिए उनके साथ जुड़ी है क्योंकि उसे अपने परिवार का ध्यान रखना था। पर डेमेट्रियो को पक्का पता है कि लुइस को ग्रुप की परवाह है। वो उसे याद दिलाता है जब लुइस ने उसे जुआन द्वीप पर बचाया था। लुइस शायद कहे कि वो ग्रुप का इस्तेमाल कर रही है, पर उसे वे सच में पसंद है। लुइस कहती है कि डेमेट्रियो झूठ बोल रहा है। वो डेमेट्रियो को हराने की कोशिश करती है, पर हरा नहीं पाती। इससे उसे पता चलता है कि वो ग्रुप में किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। डेमेट्रियो उससे शांति से बात करता है। वो कहता है कि वे उसकी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। लुइस कहती है कि उसे इग्नॉट्स पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। वो अपना काम कर रही थी जब तक उसे डेमेट्रियो पर विश्वास नहीं होने लगा। वो रोने लगती है और ओल्ड जुइया उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देती है। डेमेट्रियो कहता है कि उनके पास रोने का टाइम नहीं है, उन्हें कुछ करना है। अबोला अभी भी मिशा और फेलिक्स से लड़ रहा है जब डेमेट्रियो और दूसरे आते हैं। ईलर भाग जाता है, पर डेमेट्रियो कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहां गया है। डेमेट्रियो मिशा और फेलिक्स को यह भी बताता है कि लुइस अब उनके साथ ठीक है। वे बातें करते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एमिलियो अपने डैड से लड़ने में बिजी होता है जब शॉन और एलिसिया अंदर आते हैं। एमिलियो कहता है कि किंग ने उसके असली डैड को मार दिया और पास्कल को महल से दूर भेज दिया। शॉन और एलिसिया की आवाज सुनकर एमिलियो लड़ना बंद कर देता है। वो फिर से शुरू करने वाला होता है, पर शॉन उसे रोक देता है। शॉन किंग से कहता है कि एमिलियो जो जानना चाहता है वो उसे बताए। वो कहता है कि किंग सच बताकर एमिलियो का गुस्सा खत्म कर सकता है। अचानक अबेला आ जाता है और मेलो पर हमला करता है। किंग उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनता। किंग जानता है कि अबेला उसके बेटे को मार देगा, इसलिए उसे कुछ करना होगा। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, पर अबेला की वॉर प्रेलिक से अटैक हो जाता है। किंग गिर जाता है और एमिलियो चिल्लाता है। अबेला इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। वो बच्चों को बाय बाय कहता है और ऊपर से जुड़ने वाली चमकदार रोशनी में चला जाता है। एमिलियो और दूसरे देखते रह जाते हैं जब रोशनी उसे ले जाती है। शॉन मुड़ता है और एमिलियो को अपने डैड को पकड़े देखता है। पास्कल और जोसेफ भी उसी टाइम अंदर आते हैं। किंग के मरने से पहले वो एमिलियो से कहता है कि उसे उस पर गर्व है क्योंकि वो ताकतवर बन गया है। डेमेट्रियो और दूसरे भी कमरे में आते हैं। सब शांत हो जाते हैं जब डेलन अपनी आखिरी सांस लेता है और एमिलियो को एहसास होता है कि वो अब तक पूरी तरह सही नहीं था। कमरे में हर कोई अभी जो हुआ उसके बारे में अलग अलग महसूस करता है। पास्कल रॉयल लेबोरेटरी वापस जाना चाहता है ताकि उनकी जानकारी और खोजों को लिख सके। जोसेफ पास्कल को बताता है कि उनके पास एक प्रॉब्लम है। उनके पास घर वापस जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। उन्होंने बाबुल आने के लिए प्लेन का सारा ईंधन इस्तेमाल कर लिया और वापस जाने के लिए ईंधन की जरूरत के बारे में सोचा ही नहीं। पास्कल चिंतित है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और वो सच में जानना चाहता है कि डेलन के आने के बाद से वार्पकण छोटे क्यों हो गए हैं। पास्कल काश किंग से जल्दी बात कर पाता ताकि उससे पूछ पाता कि क्या हुआ। शॉन एमिलियो को अकेला बैठा देखता है और वो दुखी दिख रहा होता है। शॉन एमिलियो को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है और उसे एक सेब देता है। एमिलियो शॉन से कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। एमिलियो ने वादा किया था कि वो सब कुछ करेगा ताकि शॉन सुरक्षित घर पहुंच सके, पर बबल को जो हुआ उसकी वजह से वो उसे फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। शॉन एमिलियो से कहता है कि वो खुद को दोषी न ठहराए। एमिलियो अपनी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि वो हमेशा बदला लेना चाहता था, बस उसी के बारे में सोचता था। वो डेलन को मारना चाहता था। अब जब किंग मर गया है तो भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही है। वो सोचता है कि क्या उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने डेलन को खुद नहीं मारा। अभी उसे लगता है कि वो गलत था। वो अपने असली डैड को याद करने की कोशिश करता है, पर उसे सिर्फ डेली की शक्ल दिखती है। इससे उसे लगता है कि क्या डेलन ही सच में वो है जिसने उसके डैड को मारा था। उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें। उसे बेवकूफ महसूस होता है। पास्कल और एलिसिया उसे ये सब पहले से ही बता रहे थे, पर वो बहुत चिड़चिड़ा था सुनने के लिए। शॉन को लगता है कि एमिलियो बेवकूफी कर रहा है और चोट पहुंचाने वाली बातें कह रहा है। एमिलियो ने हमेशा ऐसे दिखाया है जैसे उसे शॉन पसंद नहीं है या उसकी परवाह नहीं है, पर सच ये है कि उसने हमेशा शॉन की मदद की है जब वो मुश्किल में था। यहाँ तक कि जब शॉन ने उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया था तब भी एमिलियो नहीं गया।
वे शायद कहें कि उन्हें एक दूसरे पसंद नहीं है, पर वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। एमिलियो सतह के बारे में और जानना चाहता है। शॉन कहता है कि जहां वे अभी हैं उससे ज्यादा अलग नहीं है, वहां भी लड़ाई और युद्ध है। एमिलियो भ्रमित है कि डेल जई इतनी बुरी तरह से वहां क्यों जाना चाहता था। शॉन कहता है कि शायद वहां जाने का कोई और रास्ता है बिना बबल का इस्तेमाल किए। वो अपने घर वापस जाने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। किंग मर गया है और रॉयल गार्ड्स शहर में वापस आ गए हैं। पूरे देश में हालात खराब हो रहे हैं। इग्नॉट्स बाबुल में तब तक रहना चाहते हैं जब तक वे बबल की जांच खत्म नहीं कर लेते। पास्कल और जोसेफ मिली हुई जानकारी का उपयोग करके बबल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बबल ने वैसे ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था, पर वे निश्चित नहीं हैं कि अबेला सच में सतह पर गया या नहीं। उन्हें सतह से सबूत चाहिए। शायद सतह का रास्ता बंद है। इस बीच एमिलियो डेमेट्रियो से बात कर रहा है। एमिलियो जानना चाहता है कि इग्नॉट्स क्या करेंगे अब जब किंग चला गया है। डेमेट्रियो कहता है कि मुश्किल होगी क्योंकि लोग जमीन के लिए लड़ेंगे। उन्हें पहले शांति स्थापित करनी होगी। डेमेट्रियो से बात करने के बाद शॉन एमिलियो के साथ स्पार करना चाहता है। एमिलियो पहले तो नहीं चाहता, पर शॉन उसे उठा देता है। वे लड़ना शुरू करते हैं। लुइस उन्हें बाद में देखती है। लुइस इग्नॉट से कहती है कि वो जाना चाहती है। वो कहती है कि वो गद्दार है और वे उसके साथ कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जैसे ही वो जाने वाली होती है, उसे एक मैसेज मिलता है कि ज़ियान द्वीप पर गिडो के लोग मुश्किल में हैं। जहाजों के साथ हमलावर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमेट्रियो इग्नॉट्स से कहता है कि उनका काम अभी शुरू हुआ है। उन्हें देश भर में हो रही लड़ाई को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। एमिलियो और शॉन अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई भी हार नहीं मानना चाहता। शॉन एमिलियो को बेहतर महसूस कराना चाहता है और दुखी होना बंद करना चाहता है, और लड़ने के बाद एमिलियो चालाकी से जीत जाता है। एमिलियो जानता है कि शॉन उसे खुश महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। शॉन एमिलियो से कहता है कि वो हमेशा उदास रहता है और उसे बदला लेने की इच्छा छोड़नी चाहिए। एमिलियो दुखी महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। एमिलियो और शॉन फिर इग्नॉट्स के पास जाते हैं, जो ज्वान द्वीप पर लोगों की मदद कैसे करें इसकी योजना बनाने में व्यस्त हैं। एमिलियो उनसे कहता है कि वो आधिकारिक तौर पर इग्नॉट्स में शामिल होना चाहता है। उसने अपनी यात्रा में बहुत कुछ देखा है और जानता है कि दुनिया को ठीक करने की जरूरत है। शॉन डेमेट्रियो से कहता है कि वो भी शामिल होना चाहता है और हर तरह से मदद करना चाहता है। तभी पास्कल आता है। वो कहता है कि उसने बबल साइट की जांच खत्म कर ली है और पुष्टि कर सकता है कि गेट सतह से बंद है। वो सोचता है कि सतह से ताला क्यों है जब वहां के लोग एंडोरा के बारे में नहीं जानते। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। हालांकि पास्कल रॉयल लैब में और टेस्ट करना चाहता है। उसके बाद वे बाबुल छोड़ देते हैं। एंडोरा में हर जगह बहुत सारी लड़ाई हो रही है। लीडर अनुचित हैं और सबको भुगतना पड़ रहा है। डेमेट्रियो और उसके दोस्त एक गांव में पहुंचते हैं जबकि सैनिक लोगों को चोट पहुंचा रहे होते हैं। वे सैनिकों से लड़ते हैं और थोड़ी देर बाद जीत जाते हैं। फिर डेमेट्रियो और उसके दोस्त गांव के लीडर के घर जाते हैं। डेमेट्रियो उनसे कहता है कि जब से किंग मरा है, एंडोरा में हर जगह बहुत लड़ाई हो रही है। वो कहता है कि वे लड़ाई रोकना चाहते हैं। गांव का लीडर उम्मीद करता है कि एमिलियो नया किंग बनेगा। उसे लगता है कि अगर एमिलियो इंचार्ज होगा तो एंडोरा एक अच्छी जगह होगी, पर एमिलियो अभी किंग नहीं बनना चाहता। उस रात सैनिकों का लीडर डेमेट्रियो और इग्नॉट्स से गुस्से में होता है। वो अपने कैप्टन से उन पर हमला करने के लिए कहता है, जबकि वो एक बड़ा खाना खाता है। पर फिर कैप्टन को एक बड़े डरावने जीव द्वारा मार दिया जाता है, जो फिर सैनिक लीडर पर भी हमला करता है। अगले दिन डेमेट्रियो और उसके दोस्त सैनिक लीडर के घर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो अजीब लगता है क्योंकि जगह खाली और शांत होती है। वे अंदर जाते हैं और लीडर को डरा हुआ देखते हैं। वो उन्हें बताता है कि एक डरावना जीव पागल हो गया और कैप्टन को मार डाला। अचानक जीव फिर से दिखाई देता है और लीडर को भी मार देता है, उसे अपनी रेलिक से वार करके। डेमेट्रियो और उसके दोस्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह जीव ईला है, पर वह बहुत अलग दिख रहा है। वह अब मीटर है और उसके पास बहुत सारे छिपे हुए हथियार हैं। ईला पागल हो जाता है जब वह डेमेट्रियो और उसके दोस्तों पर हमला करता है। वे भ्रमित और डरे हुए हैं क्योंकि ईला उनसे लड़ता है। अबेला और मजबूत हो गया है और उन्हें घर से बाहर धकेल देता है। वह हमला करता रहता है और लगभग डेमेट्रियो को मार डालता है। किस्मत से अबेला का पुराना दोस्त गोरो आता है और उसे रोक देता है। गोरो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अबेला ने मारने की कोशिश की थी पर मार नहीं सका। वे एक दूसरे से जोरदार लड़ाई करते हैं जब तक कि अबेला भाग नहीं जाता। उसके बाद डेमेट्रियो गोरो से उनसे जुड़ने के लिए कहता है। गोरो के पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए वह मान जाता है। अगले दिन डेमेट्रियो और उसके दोस्त आखिरकार जुआन द्वीप के लिए रवाना होते हैं, जिस पर अभी भी हमला हो रहा है। किस्मत से हमलावर द्वीप पर नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि द्वीप की रक्षा मजबूत है। रास्ते में पास्कल बबल के बारे में बात करता है। वह कहता है कि बबल तभी काम करता है जब दोनों दुनिया एक ही समय में रास्ता खोलें। चूंकि केवल एंडोरा ने एक रास्ता खोला है, वे सतह की दुनिया में नहीं जा सकते। ये बताता है कि अबेला सतह पर भागने में सफल क्यों नहीं हुआ और एक अजीब परिवर्तन के साथ वापस क्यों आया। पास्कल ये भी कहता है कि एंडोरा को एक साथ रखने वाले वार्प कण अब कमजोर हो रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो एंडोरा टूट जाएगा और गायब हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पास्कल को इसके बारे में और जानने के लिए राजधानी जाने की जरूरत है।
उसके बाद गोरो कहता है कि वह डेमेट्रियो के इग्नॉट में शामिल होना चाहता है। डेमेट्रियो इससे बहुत खुश होता है और कहता है कि वह इसकी उम्मीद कर रहा था। वे आखिरकार जुआन द्वीप पहुंचते हैं। हमलावरों के साथ पूरी लड़ाई होती है, पर डेमेट्रियो और उसके दोस्त आसानी से जीत जाते हैं। वे द्वीप पर उतरते हैं और जियान से मिलते हैं। बाद में डेमेट्रियो कहता है कि ग्रेडी उत्तरी क्षेत्र का इंचार्ज हो सकता है एंडोरा में लड़ाई खत्म होने के बाद। एमिलियो को लगता है कि जियान को अभी भी जनता द्वारा बुरा माना जाता है और लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। डेमेट्रियो से बहस नहीं करता, पर वहीं दूसरी तरफ एलिसिया लुइस, मिशा और एलुआ के साथ खूब मस्ती कर रही होती है। जब सब मजे कर रहे होते हैं तो एलिसिया कहती है कि वो मदद करने के तरीके सोच रही है। लुइस मजाक में उसे एमिलियो से शादी करने के लिए कहती है। ये बिल्कुल साफ है कि एलिसिया एमिलियो को पसंद करती है। वो कहने की कोशिश करती है कि यह सच नहीं है, पर फिर आखिरकार मान जाती है कि उसे एमिलियो के लिए फीलिंग्स हैं। एलिसिया वादा करती है कि वो एमिलियो को अपनी फीलिंग्स बताएगी, पर उसे उम्मीद है कि एमिलियो भी उसे पसंद करता होगा। बाद में रात को एमिलियो अपने पिता ओरिजिनल किंग के बारे में पास्कल से बात करता है। पास्कल एमिलियो को समझाता है कि जब उसके डैड किंग थे तो उसका भाई डेल्जेन उत्तर का इंचार्ज था। उस समय बबल अभी भी मौजूद था। डेल्जेन, जो उत्तर पर राज करता था, बबल के पास बहुत जाता था। पास्कल को लगता है कि डेल्जेन को बबल में दिलचस्पी होने लगी थी। अगले दिन ग्रुप नाव से वापस राजधानी की ओर जाता है ताकि पूरे एंडोरा में हो रही लड़ाई को रोक सके। जब वे शहर पहुंचते हैं और महल के अंदर जाते हैं तो वहां बहुत शांति होती है। वहां बस कुछ ही सैनिक और कर्मचारी होते हैं। एरॉन नाम का एक सैनिक एमिलियो को बताता है कि क्या हो रहा है। पता चलता है कि आधे सैनिक किंग के साथ बाबुल गए थे और कभी वापस नहीं आए। ऐसा लगता है कि वे चोर बन गए हैं और किंग के मारे जाने की खबर सुनकर भाग गए हैं। महल के ज्यादातर सैनिक भी चले गए क्योंकि एंडोरा का अब कोई लीडर नहीं है। दुख की बात है कि एरॉन और दूसरे रॉयल सैनिक डेमेट्रियो को महल में रहने नहीं देना चाहते। एमिलियो उनसे कहता है कि डेमेट्रियो और उसके दोस्त अच्छे लोग हैं, पर सब अभी भी अनिश्चित हैं और वे बहस करते रहते हैं कहीं और। पास्कल और जोसेफ रॉयल लेबोरेटरी में घुसते हैं। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि वहां कोई वैज्ञानिक नहीं है और वे ही अकेले काम करने वाले होंगे। तभी उनसे रॉडनी मिलता है, जो पास्कल का पुराना साथी है। रॉडनी पास्कल का सीनियर था जब वह डेल्जेन के लिए फुल टाइम काम करता था। यह सब हो रहा होता है तभी एमिलियो महल में अकेला घूमता है और किंग की पुरानी सीट के सामने खड़ा हो जाता है। डेमेट्रियो उसे देखता है और पूछता है कि वो दुखी क्यों लग रहा है। एमिलियो कहता है कि उसे चिंता है कि अगला लीडर कौन होगा और लोगों को एक नया शासक चाहिए। डेमेट्रियो उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे सीखना होगा कि उसके पिता और डेल्जेन कैसे उसके लीडर थे। वह एमिलियो को एक अच्छा किंग बनना सीखने में मदद करने का वादा करता है। महल के बाहर ग्रो और लुइस को पास के जंगल में कुछ अजीब महसूस होता है। लैब में पास्कल और जोसेफ को रॉडनी से पता चलता है कि महल खतरे में हो सकता है। वह कहता है कि महल के पास के जंगल में डरावने जीव इकट्ठा हो रहे हैं। सैनिक राक्षसों के बारे में सुनकर डर जाते हैं, पर एरॉन उन्हें बेहतर महसूस कराता है। सब हैरान रह जाते हैं जब वे जियान और इग्नॉट्स को मदद के लिए आते हुए देखते हैं। एमिलियो एरॉन से कहता है कि हैरान न हो क्योंकि वे अब काफी समय से साथ लड़ रहे हैं। एरॉन नहीं चाहता कि एमिलियो लड़ाई में शामिल हो, पर शॉन एरॉन से कहता है कि चिंता न करे क्योंकि एमिलियो सुरक्षित है। शॉन जानता है कि एमिलियो सुरक्षित है, अपना ध्यान रख सकता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि डरावने जीव वही हैं जिनसे वे पहले ईला के साथ लड़े थे। ये साफ है कि ईला इस हमले के पीछे है। शॉन और एमिलियो राक्षसों से लड़ने के लिए जंगल में दूसरे लड़ाकों के साथ शामिल हो जाते हैं। ईला एमिलियो और शॉन को ढूंढता है और अभी भी उन दोनों को मारना चाहता है। ईला राक्षसों का इस्तेमाल छिपने के लिए करता है, जबकि वह एमिलियो और शॉन पर हमला करता है। गोरो एमिलियो और शॉन की मदद करने आता है। बहुत सारे राक्षस हैं और एमिलियो और शॉन मुश्किल में हैं, पर फिर सैनिक मदद करने आते हैं और वे राक्षसों से लड़ने के लिए सच में उत्साहित हैं। डेमेट्रियो पीछे से अबेला को चाकू मारकर मदद करता है, जिससे शॉन को अपनी तलवार से अबेला को चोट पहुंचाने का मौका मिलता है। अबेला जानता है कि वह हार रहा है और भाग जाता है। सैनिक खुश हैं क्योंकि उन्होंने शहर और महल को राक्षसों से बचाया। सैनिक एमिलियो को अपने कंधों पर उठाकर दिखाते हैं कि वे कितने खुश हैं कि उसने दुश्मन को हराया। एमिलियो के दोस्त उसे पूरे देश के लिए हीरो मानते हैं। अगली सुबह गोरो एमिलियो और डेमेट्रियो को बताता है कि वो अबेला को ढूंढना चाहता है। वे चिंता करते हैं कि अबेला अकेला और खतरे में हो सकता है क्योंकि अबेला अब राक्षस बना सकता है। लुइस कहती है कि वो गोरो के साथ उसकी मदद करने जाएगी। डेमेट्रियो को लगता है कि लुइस के साथ भी गोरो मुश्किल में हो सकता है, इसलिए वो फेलिक्स और मिशा को भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। इस बीच एमिलियो शॉन को उसी जगह ले जाता है जहां शॉन पहली बार आया था। एमिलियो को लगता है कि ये शॉन के लिए घर वापस जाने का रास्ता हो सकता है। वो कहता है कि एंडोरा जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए शॉन को बहुत देर होने से पहले जाना होगा। शॉन एमिलियो पर दुखी होने और राजकुमार के रूप में और कुछ न करने के लिए गुस्सा करता है। वे बहस करना शुरू करते हैं और लगभग लड़ने वाले होते हैं, पर शॉन एक चट्टान से गिर जाता है। एमिलियो उसे पकड़ लेता है और वे एक दीवार से लटके रहते हैं। उन्हें कुछ सीढ़ियां मिलती हैं और वे नीचे जाते हैं। वे नीचे एक कैदी को देखकर हैरान रह जाते हैं। कैदी फ्रामा एक नॉर्जिक्सियन है और कहता है कि किंग एलर ने उसे वहां रखा था। फ्रामा पहले ट्रुकुलेंट का लीडर था, एक ऐसा ग्रुप जो किंग की रक्षा करता था, पर फिर किंग गुस्सा हो गया और उसे बंद कर दिया।
एमिलियो किंग के बारे में और जानना चाहता है, इसलिए फ्रामा उसे बताता है कि लर्म एक अच्छा किंग था जिसे सब पसंद करते थे, पर फिर कुछ बदल गया। फ्रामा उन्हें बताता है कि बहुत पहले उन्होंने महल के पास किसी को बेहोश पाया था और उसे वहीं छोड़ने वाले थे, पर जब उन्होंने देखा कि वो सतह से अभी भी जिंदा था तो वे उसे ठीक करने के लिए अंदर ले आए। किंग को यह आदमी बहुत पसंद आया जो जल्दी ठीक हो गया। वह आदमी महल और सतह के बीच आ जा सकता था और किंग के लिए कूल चीजें लाता था। उसने कहा कि वो एक वैज्ञानिक था और इसीलिए वो इतनी आसानी से यात्रा कर सकता था। किंग बाहरी दुनिया के बारे में उस आदमी को जो कुछ भी पता था वह सब जानना चाहता था, भले ही डेलजन ने कहा था कि यह एक बुरा विचार था। किंग ने उस आदमी की बाहरी दुनिया से अद्भुत चीजों के बारे में बात सुनी। उस आदमी ने किंग से महल के वार्प कणों को सतह की चीजों के साथ मिलाने के लिए कहा और किंग ने हाँ कर दी। फिर वह आदमी महल के कुछ वार्प कणों को सतह पर ले जाना चाहता था। डेलजन ने किंग को चेतावनी देने की कोशिश की कि ये महल के लिए महत्वपूर्ण है, पर किंग ने नहीं सुनी। फ्रामा को यह सब पसंद नहीं आया और उसने उस आदमी से बहस की। उस आदमी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि फ्रामा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए किंग ने फ्रामा को इस अंधेरी जगह में बंद कर दिया। फ्रामा तब से वहीं है। अब फ्रामा को शॉन के बाहरी दुनिया से होने के बारे में पता चलता है। वह पागल हो जाता है और अपनी वार्प रेलिक का उपयोग करता है और शॉन के पीछे चला जाता है। शॉन की अपनी रेलिक फ्रामा से लड़ने के लिए निकलती है। जब दोनों टकराते हैं तो जगह एक चमकदार रोशनी से भर जाती है और अचानक शॉन और एमिलियो खुद को सतह पर पाते हैं। शॉन सतह पर वापस आकर बहुत खुश होता है और खुशी से चिल्लाता है। एमिलियो ये देखकर सच में हैरान होता है कि वे वहां हैं। वे दोनों शॉन के घर जाते हैं। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो रोती है और उसे कसकर गले लगाती है क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। शॉन अपनी माँ को एमिलियो के बारे में बताता है। वो कहता है कि जमीन के नीचे एक पूरी अलग दुनिया है जहां एमिलियो रहता है। शॉन जानता है कि उसकी माँ को शायद यह सच न लगे, पर वो फिर भी कहना चाहता है। वो कहता है कि एमिलियो सबूत है। वे अंदर बात करने जाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उस पर विश्वास करती है। पूरी दुनिया में जमीन के नीचे जाने के गुप्त रास्तों के बारे में कहानियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह असली नहीं है, पर शॉन के माता पिता ऐसा मानते हैं। उसका डैड जमीन के नीचे का बहुत अध्ययन करता है, इसीलिए वो हमेशा काम पर रहता है और ज्यादा घर नहीं आता। शॉन कहता है कि वो कल अपने डैड से मिलने जाएगा ताकि उन्हें सरप्राइज दे सके। अगले दिन डॉट, शॉन और अमेलियो शॉन के डैड के काम करने की जगह गए, यानी असागा बिल्डिंग। वहां पहुंचते ही शॉन के डैड उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि वो सेफ है। ये जानकर उन्हें अच्छा लगा। फिर शॉन ने अमेलियो को अपने डैड से मिलवाया। शॉन के डैड ने शॉन को बताया कि उसकी मॉम को बहुत पहले एक खास क्रिस्टल मिला था। उसी क्रिस्टल की वजह से वो एंडोरा आ पाए। ये क्रिस्टल लोगों को दोनों दुनियाओं के बीच ले जा सकता है। शॉन के डैड ने कहा कि वो क्रिस्टल पर और रिसर्च करेंगे, पर अमेलियो को शॉन के डैड के आसपास कुछ अजीब सा लगा। उसे उनके बारे में एक बुरा फील आ रहा था। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे, अमेलियो को बचपन की एक बात याद आई। उसने देखा था कि डेलजन अपने डैड से कह रहा था कि असागा पर भरोसा मत करना। अमेलियो ने शॉन को अपनी याद बताई। फिर वो वापस बिल्डिंग की तरफ भागा और शॉन भी उसके पीछे पीछे भागा। अमेलियो फिर से असागा के ऑफिस में पहुंच गया और बोला कि उसे सब कुछ याद आ गया है। शॉन कंफ्यूज था। अमेलियो ने कहा कि असागा ने डेलजन के बेटे को अगवा किया था और ओयर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि अमेलियो अपनी बात पूरी करता, असागा ने उसे गोली मार दी। असागा ने शॉन को हिलने से मना किया और बताया कि वो शॉन का असली बाप नहीं है। पता चला कि गोली सिर्फ अमेलियो को छूकर निकली थी, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। अमेलियो को पता चला कि असागा ने ओयर को मारा था। असागा ने कहा कि उसने उसी गन से पहले भी ओयर को गोली मारी थी। अमेलियो को बहुत गुस्सा आया और वो असागा को मारना चाहता था, पर रुक गया क्योंकि असागा शॉन का डैड था। असागा ने शॉन से अपने साथ आने को कहा। उसने कहा कि वो शॉन का असली बाप भले ही ना हो, पर उसने ही उसे पाला है। शॉन इतना सरप्राइज था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। अमेलियो ने असागा पर चाकू फेंका ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो और फिर शॉन को वहां से ले गया। हमें एक याद दिखाई गई जब असागा पहली बार एंडोरा आया था। डेलजन उसे अपने भाई के पास ले गया था। असागा ने ओयर और डेलजन को एक खास क्रिस्टल के बारे में बताया जो उसे मिला था, इससे पहले कि वो एक तेज रोशनी में खींचा चला जाए। असागा वापस गया था अपनी वाइफ को क्रिस्टल की पावर के बारे में बताने। वो प्रेग्नेंट थी। दुख की बात है कि उनका बच्चा मर गया, जिससे असागा बहुत दुखी हो गया। असागा एंडोरा लौट आया और किंग को बताया कि उसे वॉर पार्टिकल्स में इंटरेस्ट है। डेलजन और किंग से बात करते हुए छोटा अमेलियो अंदर आया। किंग ने असागा को बताया कि उसके भाई का बेटा बीमार था और पूछा कि क्या वो कोई इलाज ढूंढ सकता है। ऊपर असागा ने बॉबल को फिर से बनाने का सुझाव दिया ताकि सब ऊपर जा सकें और वो डेलजन के बेटे की आसानी से मदद कर सके। इससे वो सतह से एंडोरा में बहुत सारी उपयोगी चीजें भी ला सकते थे। डेलजन सिर्फ अपने बीमार बेटे को बचाना चाहता था, पर बॉबल में पुराना गेट वापस नहीं लाना चाहता था। उसने कहा कि पुरानी कहानियां उन्हें उसे खोलने के खिलाफ चेतावनी देती हैं, पर ओयर फिर भी उसे खोलना चाहता था। डेलजन घर गया और अपने बीमार बेटे को देखकर बहुत उदास हो गया। उसने असागा को अपने बेटे को इलाज के लिए ऊपर ले जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद किंग ने असागा को बॉबल को फिर से बनाने के लिए सब कुछ दिया। जब असागा ने उसे बनाना खत्म किया तो उसने ओयर को ठंडे खून में मार दिया और डेलजन को बताया कि वो हमेशा के लिए एंडोरा छोड़ रहा है।
डेल्जन को अपना बेटा वापस चाहिए था, पर असागा ने कहा कि उसे लेने के लिए उसे सतह पर आना होगा। फिर असागा ने बॉबल को तोड़ दिया और अपनी दुनिया में वापस चला गया। प्रेजेंट टाइम में शॉन और अमेलियो घर वापस जाते हैं। शॉन की मॉम उनके लिए दरवाजा खोलती है। वो उसे सब कुछ बताते हैं जो उन्हें पता चला। शॉन की मॉम कहती है कि असागा ने जो कुछ भी कहा वो सच था। वो शॉन को उस दिन के बारे में बताती है जब असागा उसे बीमार घर लाया था। उन्होंने उसकी देखभाल की जब तक वो ठीक नहीं हो गया और उसने उनके घर में खुशियां उड़ाई। उसे दुख होता है कि उसने असागा को शॉन को वापस वहीं नहीं ले जाने दिया जहां से वो आया था। फिर शॉन की मॉम शॉन को एक क्रेस्ट देती है जो उसने तब पकड़ा था जब असागा उसे घर लाया था। अमेलियो कहता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेस्ट है जो सिर्फ किंग के परिवार के पास होता है। इसका मतलब है कि शॉन ओयर से रिलेटेड है और उसका असली डैड असल में डेल्जन है। उस रात शॉन उदास हो जाता है क्योंकि वो ये मान नहीं पा रहा था कि उसका डैड असल में एक मर्डरर है। एंडोरा में डिमेट्रियो और उसके दोस्तों को एक गार्ड बताता है कि अमेलियो और शॉन कालकोठरी में गए थे और तब से नहीं देखे गए। डिमेट्रियो धीरे धीरे समझ जाता है कि लड़के शायद ऊपर चले गए हैं। ऊपर एमेलियो फिर से असागा से मिलने जाता है जो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। अमेलियो शॉन के बारे में बात करना चाहता है। असागा अपने गार्ड से अमेलियो को अपने ऑफिस ले जाने को कहता है। वहां पहुंचते ही असागा अमेलियो पर बंदूक तान देता है और ओयर अमेलियो के पिता को मारने की बात कबूल करता है। असागा कहता है कि ओयर एक बुरा किंग था जो आसानी से प्रभावित हो जाता था और जान्स के लिए बुरा था। उसे लगता है कि डेल्जन एक बेहतर किंग होगा। अमेलियो पूछता है कि क्या असागा शॉन से प्यार करता है और असागा हाँ कहता है, भले ही शॉन उसका असली बेटा ना हो। असागा दावा करता है कि वो सब कुछ शॉन और उसके परिवार के लिए कर रहा है और अमेलियो को तब तक चोट नहीं पहुंचाएगा जब तक वो रास्ते में नहीं आता। अमेलियो घर जाता है और शॉन को बताता है कि उसने अभी अभी उसके पिता से बात की है। वो शॉन को सलाह देता है कि वो असागा से बात करे और पता लगाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शॉन अमेलियो को धन्यवाद देता है और अपने पिता से बात करने के लिए मान जाता है। एंडोरा में वापस पास्कल सबको मीटिंग के लिए बुलाता है। उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। उसी टाइम एलिया एक कमरे में बंद है और एक अजीबोगरीब रिचुअल कर रहा है। वो खत्म होने तक खाएगा या बाहर नहीं निकलेगा। पास्कल फिर ग्रुप को बताता है कि उन्हें एंडोरा और सतह के बीच यात्रा करने का एक तरीका मिल गया है। सीन शॉन की ओर शिफ्ट होता है जो उस जगह पर है जहां उसके डैड ने पहली बार काम करना शुरू किया था। उसने अपने डैड को वहां जल्दी आने का मैसेज भेजा है। शॉन जानना चाहता है कि उसके डैड ने ओयर को क्यों मारा। असागा जल्द ही आता है और फिर अपने शरीर से एक चमकदार पत्थर निकालता है। वो कहता है कि पत्थर उसे इस दुनिया और एंडोरा के बीच यात्रा करने देता है। पत्थर को पारिन ब्लू कहते हैं। उसी टाइम पास्कल एंडोरा में पारिन ब्लू के बारे में क्रू को बता रहा है। इस तरह शॉन पहली बार एंडोरा आया था। असल में शॉन के शरीर के अंदर एक पारिन ब्लू है। अगर किसी के पास वो होता है तो वो जब चाहे दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकता है। इससे पता चलता है कि शॉन मुश्किल में होने पर अचानक इस दुनिया में वापस क्यों आ गया। शॉन के डैड कहते हैं कि शॉन ने पारिन ब्लू की पावर ले ली जब उसने अपने ऑफिस में एक को छुआ। वो सतह पर लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वार्प पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना चाहता है, पर वो कहता है कि एंडोरा जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पार्टिकल्स खत्म होने वाले हैं। जब ऐसा होगा एंडोरा खत्म हो जाएगा। शॉन सरप्राइज होता है जब उसके डैड कहते हैं कि वो ही पार्टिकल्स को गायब कर रहा है। शॉन को नहीं लगता कि उसके डैड को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एंडोरा को तबाह करना चाहिए। उसके डैड को गुस्सा आता है और वो शॉन पर बंदूक तान देते हैं। वो किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए तैयार हैं जो उसे रोकेगा। अमेलियो मदद करने की कोशिश करता है पर असागा उसे नीचे गिरा देता है। शॉन के डैड गोली मारने ही वाले होते हैं जब शॉन पारिन ब्लू का इस्तेमाल करता है और अमेलियो के साथ फिर से गायब हो जाता है। वो लोग फिर से एंडोरा पहुंच जाते हैं जहां लुइस, फेलिक्स गोरो और मिशा अबेला के साथ आमने सामने हैं। जल्द ही अमेलियो और शॉन अबेला के खिलाफ अपनी लड़ाई में दूसरों के साथ मिल जाते हैं। अबेला गोरो को मारने ही वाला होता है पर अमेलियो और शॉन उसकी बांह काटकर उसे रोक देते हैं। फिर अबेला म्यूटेट होकर तार से बना एक बहुत बड़ा डरावना राक्षस बन जाता है। ये विशाल राक्षस शॉन और दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है। मिशा अबेला से लड़ने की कोशिश करती है पर राक्षस उसे बुरी तरह चोट पहुंचाता है। फेलिक्स मिशा को बचाता है पर इस प्रोसेस में उसे चोट लग जाती है। मिशा फिर से राक्षस से लड़ने की कोशिश करती है पर लुइस उसे बचा लेता है। वो अबेला को हरा नहीं सकते, इसलिए अमेलियो कहता है कि उन्हें अभी के लिए दूर जाना चाहिए। अपने मेडिटेशन रूम में अलुया एंडोरा से जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। अचानक वो गिर जाता है और डिमेट्रियो दौड़ता हुआ आता है। अलुया डिमेट्रियो को बताता है कि उसने एंडोरा की आवाज सुनी, पर फिर वो बहुत थक जाने के कारण बेहोश हो जाता है। पास्कल डिमेट्रियो को बताता है कि अलुया ने अभी अभी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की है। एलिया ने कहा कि वार्प पार्टिकल्स एक जगह जमा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एक मशीन इन पार्टिकल्स को ले रही है और वो समुद्र के बीच में है। डिमेट्रियो फिर टोर्नाउग नाम की जगह के बारे में बात करता है। लोग कहते हैं कि ये एक पुराने अमेजिंग शहर के खंडहर हैं। ये एक जादुई जगह की तरह है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। शायद टोर्नाउग समुद्र के बीच में है जहां मशीन है, पर ग्रुप में से कुछ को विश्वास नहीं होता कि ये जगह सच में मौजूद है। तभी शॉन और अमेलियो कमरे में आते हैं। शॉन को यकीन है कि ऐसा डिवाइस सच में मौजूद है। लुइस और फेलिक्स की देखभाल की जा रही है क्योंकि उन्हें चोट लगी है। एलिसिया जानना चाहती है कि शॉन और अमेलिया कहाँ थे।
शॉन उसे बताता है कि वो सतह पर गए थे। वो पास्कल और दूसरों को बताता है कि टुर्नाउक से वार्प पार्टिकल्स को ले जाने वाला कोई डिवाइस है। वो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ढूंढने को कहता है। फिर शॉन कुछ सरप्राइजिंग कहता है, उसका पिता असागा ही वार्प पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सब हैरान हैं और उन्हें यह भी विश्वास नहीं होता कि डेल्जन शॉन का असली डैड है। जल्द ही शॉन, अमेलियो और पास्कल टुर्नाउक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिसिया फैन को बड़ा होने के लिए कहती है ताकि वो उन्हें वहां उड़ा सके। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, उन्हें अबेला महल की ओर आता हुआ दिखता है। वो पहले से भी बड़ा है। जब फैन अबेला के ऊपर से उड़ता है तो अबेला अपनी लंबी बाहों से फैन को पकड़ लेता है। पास्कल राक्षस पर गिर जाता है। पास्कल शॉन और अमेलियो से उसके बिना जाने को कहता है। वो एक बम का इस्तेमाल करता है ताकि अबेला फैन को छोड़ दे और वो उड़ सके। पास्कल भी विस्फोट में आ जाता है। अमेलियो बहुत दुखी है क्योंकि उसने शायद एक और दोस्त खो दिया है। डिमिट्री और राल्फ और जोसेफ से पास्कल को ढूंढने को कहता है, जबकि बाकी लोग अबेला से लड़ते हैं। उसे लगता है कि पास्कल अभी भी जिंदा हो सकता है। डिमिट्रियो के पास एक मजबूत बम है जो पास्कल ने खुद बनाया था। वो कहता है कि ये अबेला के खिलाफ मददगार होगा। शॉन अमेलियो से पास्कल के बारे में चिंता न करने को कहता है क्योंकि वो बहुत मजबूत है। जल्द ही शॉन और अमेलियो टुर्नाउक को देख सकते हैं। जोसेफ पास्कल को ढूंढ रहा है क्योंकि वो अभी भी उससे सीखना चाहता है और उसे खो नहीं सकता। वो नहीं चाहता कि पास्कल मरे। अमेलियो और शॉन टुर्नाउक पहुंचते हैं। वो फैन को और ऊपर जाने को कहते हैं। बिल्डिंग बहुत ऊंची है, बादलों तक पहुंचती है। वो टॉप पर पहुंचते हैं जो बादलों में है। उन्हें एक बड़ा क्रिस्टल दिखता है। वो उसे तोड़ने का फैसला करते हैं। वो अपने वार्प रेलिक का इस्तेमाल क्रिस्टल को मारने के लिए करते हैं, पर यह बहुत मुश्किल है। क्रिस्टल को कुछ नहीं होता। शॉन क्रिस्टल्स के बारे में जानता है और एक कमजोर जगह ढूंढता है। वो उसे मारते हैं और वो टूट जाता है। वो क्रिस्टल को नष्ट करते रहने की योजना बनाते हैं, पर असागा आता है और उन्हें रोक देता है। असागा शॉन को बताता है कि वो शॉन को अपने खास आविष्कार को तोड़ने नहीं दे सकता। उसी टाइम इग्नोट्स अभी भी अबेला के साथ मुश्किल में है। डिमिट्रियो अपने कुछ लोगों से अबेला को बिजी रखने को कहता है, जबकि वो उसके सिर को उड़ाने के लिए बम का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी योजना शुरू करते हैं। गोरो बम को जगह पर रखेगा, जबकि बाकी लोग अबेला को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिमिट्रियो और बाकी लोग अबेला को बिजी रखने में सक्षम हैं, ताकि गोरो उसके बहुत करीब जा सके। वो अपनी तलवार से अबेला के सिर पर मारता है और बम फेंकने ही वाला होता है, पर अबेला उसे पूरा निगल लेता है। वो अबेला के अंदर से लड़ने की कोशिश करता है, पर जल्दी से बम का इस्तेमाल करता है, खुद को मारता है और अबेला के सिर को उड़ा देता है। राक्षस तुरंत गायब हो जाता है। टुर्नाउक में वापस असागा अपने वार्प रेलिक को बुलाता है। हथियार एक बड़े ऑक्टोपस जैसा दिखता है जिसके नुकीले सिरे होते हैं। असागा कहता है कि उसने ओयर के शरीर के एक हिस्से का इस्तेमाल इस खास वार्प रेलिक को बनाने के लिए किया है। असागा फैन को अपनी एक टेंटकल उसके सीने में डालकर चोट पहुंचाता है। अमेलियो और शॉन गुस्से में असागा से एक साथ लड़ते हैं, पर असागा बहुत मजबूत है और उन्हें आसानी से पीछे धकेल देता है। असागा अमेलियो पर हंसता है और कहता है कि जब वो पहली बार उससे मिलने आया था तो उसे खत्म कर देना चाहिए था। अमेलियो को गुस्सा आता है और उसका वार्प रेलिक इवॉल्व होता है। अमेलियो असागा से थोड़ी देर तक लड़ता है और असागा के खास टेंटकल में से एक को तोड़ भी देता है। असागा को गुस्सा आता है और वो अमेलियो को नीचे गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है जब शॉन उसे रोकता है। शॉन का वार्प रेलिक भी बदलता है और वो भी असागा के एक टेंटकल को तोड़ देता है। असागा के पास अब सिर्फ 3 बचे हैं। जंगलों में वापस जोसेफ और राल्फ को आखिरकार पास्कल मिल जाता है, जो जिंदा है पर फंसा हुआ है। एक पैराशूट उसे गिरने से रोके हुए है। अमेलियो और शॉन के पास वापस आकर असागा ने उन दोनों को नीचे गिरा दिया है। वो शॉन के करीब जाता है और उसे प्यार से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो मकीको और शॉन की वजह से बहुत मजबूत हो गया है। अब सब जानते हैं कि वो कौन है। शॉन उसे बताता है कि मैको उसे ऐसे देखकर खुश नहीं होगी। असागा फिर से पागल हो जाता है और शॉन को अपनी 2 टेंटकल से पकड़ लेता है। वो शॉन को आखिरी वाले से मारना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे वो सारे अच्छे टाइम याद आ जाते हैं जो उन्होंने बिताए थे। तभी एमेलियो का वार्प रेलिक एक बार फिर इवॉल्व होता है और वो असागा पर हमला करता है। फैन खड़ा होता है और अमेलियो के हमले को और मजबूत बनाने में मदद करता है और वो असागा के शरीर में घुस जाता है। बिल्डिंग तुरंत काम करना बंद कर देती है। असागा जमीन पर गिर जाता है। शॉन दर्द में चिल्लाता है पर जानता है कि यह सही था। वो अमेलियो को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। फिर पूरी टुर्नाउक बिल्डिंग टूटने लगती है। लड़के गिरने और मरने ही वाले होते हैं, पर फैन उन्हें बचा लेता है। जब वो बाद में महल में वापस जाते हैं तो सब उन्हें देखकर खुश होते हैं। डिमिट्रियो शॉन और अमेलियो को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। अमेलियो कहता है कि इग्नोट्स ने उसे सही और गलत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और वो उसके अच्छे दोस्त रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे खाने और पीने के साथ सेलिब्रेशन शुरू होता है। डिमिट्रियो सबको बताता है कि शॉन और अमेलियो ने कितनी मदद की और बलिदान दिया। उसके बाद डिमिट्रियो अनाउंस करता है कि राल्फ और ग्रेडो उत्तरी क्षेत्र को कंट्रोल और उसकी देखरेख के लिए एक साथ काम करेंगे। डिमिट्रियो सबको काम देता है। अमेलियो और शॉन डिमिट्रियो के खुद के नेतृत्व में दक्षिणी जमीनों की देखभाल करेंगे। शॉन ताजी हवा लेने के लिए छत पर जाता है तो अमेलियो भी उसके पीछे जाता है। शॉन अमेलियो को बताता है कि उसे एंडोरा में रहना पसंद है, पर उसे वापस जाना होगा अपनी मॉम के साथ। मैको अकेली होगी और वो उसे छोड़ नहीं सकता। शॉन अमेलियो को बताता है कि उसे जाना होगा और उसे अचानक गायब होने के लिए सबकी तरफ से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि उसे अलविदा कहना नहीं आता।
शॉन भारी दिल से अपने कजिन अमेलियो को अलविदा कहता है और सी यू अगेन बैकग्राउंड में बजना शुरू हो जाता है। वो आखिरी बार अमेलियो से हाथ मिलाता है और घर वापस जाने के लिए पारिन ब्लू का इस्तेमाल करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो पारिन ब्लू टूट जाता है। शॉन कहता है कि वो शायद वापस नहीं आ पाएगा, पर उसे हमेशा एंडोरा याद रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना।